नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए किए गए राजनीतिक गतिविधियों के विषय में। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में मर्चेंट एडवेंचर नामक एक व्यापारिक कंपनी के दल ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी का स्थापना किया था, जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बाद में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक रॉयल चार्टर जारी किया गया, जिसके तहत इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार प्रदान किया गया। इस कंपनी के अतिरिक्त अंग्रेजी कंपनियों में से कोई भी अन्य कंपनियां भारत में या फिर पूर्वी देशों के साथ व्यापार 15 वर्षों के लिए नहीं कर सकती थी। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में या फिर अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया गया था, तो उसका सही जवाब है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, क्योंकि औपचारिक रूप से शाही सहमति इसको इसी तारीख को दिया गया था। इसके अतिरिक्त याद रखना, ये कंपनी बेसिकली निजी कंपनी थी। 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा संचालित होती थी, जिसका सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर था। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करके अधिक से अधिक लाभ कमाना था। इस उद्देश्य को भी आप लोग याद रखना। आगे यदि हम बात करें तो 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने इस कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया था। 1608 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे और सूरत में कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से वो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में गए, लेकिन उन्हें सफलता ज़्यादा नहीं मिल सका, क्योंकि मुगल दरबार में उस समय पुर्तगालियों का वर्चस्व था, जिसके कारण से अंततः 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। याद रखिएगा कि इसके अगले ही वर्ष 1612 ईस्वी में अंग्रेज कैप्टन बेसेंट ने स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगाली सेना को बुरी तरीके से पराजित किया, जिसे मुगल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और फाइनली 1613 ईस्वी में उन्होंने थॉमस एल्डवर्थ के नेतृत्व में सूरत, खंभात और अहमदाबाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे दी। आगे चलकर 1616 ईस्वी में टॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत बनकर के भारत आया और उसे बहुत ज़्यादा सफलता मिला था, विशेष करके मुगलों से, क्योंकि मुगल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अंग्रेजों को अत्यधिक क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा 1632 ईस्वी में गोल्डन फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने का भी अनुमति प्राप्त कर लिया था। आगे चलकर क्या होता है कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करता है, जिसके बाद पुर्तगाली सरकार के द्वारा मुंबई टापू ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया जाता है। जिसके बाद चार्ल्स द्वितीय जो है 10 पाउंड वार्षिक किराया पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे हस्तांतरित कर देते हैं और फिर यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। इसके अतिरिक्त याद रखना, 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इसके मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य की शक्तियों में धीरे धीरे कमी आने लगा था। घटती हुई मुगल साम्राज्य की यही शक्ति कंपनी को एक अवसर प्रदान किया, जिसका लाभ उठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता की स्थापना की ओर तेजी से बढ़ा और इस क्रम में उन्होंने कई सारे क्षेत्रीय शक्तियों और यहाँ तक कि विदेशी शक्तियों से भी लोहा लिया। विदेशी शक्तियों में फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, इन सभी के साथ संघर्ष किया और इन संघर्षों में भी विजय रहे और भारत में एक ब्रिटिश सत्ता का स्थापना किया। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके द्वारा की गई बंगाल विजय के विषय में। तो मुगल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था और बंगाल के नवाब इस पर शासन करते थे। बंगाल के नवाब बंगाल के अतिरिक्त बिहार और उड़ीसा पर भी शासन करते थे। इसके अतिरिक्त याद रखना, 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पादों जैसे कि सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान,
ये सब निर्यात होते थे और ये व्यापारिक क्षमताएं ही अंग्रेजों को बंगाल की ओर आकर्षित किया था। आगे यदि हम बात करें तो 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया और ये मृत्यु पर्यंत यानी कि 1727 ईस्वी तक बंगाल की बागडोर को संभाले रहे। इन्हीं के कार्यकाल में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी मिशन मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में गया था, जिसके बाद फर्रुखसियर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में 1717 ईस्वी में 3 प्रसिद्ध फरमान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए जारी किए थे, जिसे ब्रिटिश इतिहास का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये 3 फरमान ब्रिटिश कंपनी के लिए निम्नलिखित रियायतें लेकर के आए थे, जैसे कि पहला, कंपनी को बंगाल में 3000 वार्षिक कर के बदले बिना किसी अतिरिक्त सीमा शुल्क के व्यापार करने की पूर्ण छूट मिल गई। दूसरा, कंपनी को अपने सामानों के निर्बाध परिवहन के लिए दस्तक या फिर पास जारी करने की अनुमति मिल गई। तीसरा, अंग्रेजों को कलकत्ता की टकसाल में अपने सिक्के ढालने की अनुमति प्राप्त हो गई, जिन्हें पूरे मुगल साम्राज्य में मान्यता दी गई। इसके अतिरिक्त याद रखना, कंपनी को कलकत्ता के आसपास के अतिरिक्त गांवों को किराए पर लेने का अधिकार दिया गया। हैदराबाद में कंपनी ने व्यापार में शुल्क से छूट का अपना मौजूदा विशेषाधिकार बरकरार रखा और उसे केवल मद्रास के लिए प्रचलित किराया देना पड़ा। इसके अतिरिक्त सूरत में 10,000 रुपये के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी प्रकार के शुल्कों से भी छूट दी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसे आप लोग याद रखना। आगे यदि हम बात करें तो मुर्शिद कुली खां के बाद उसका दामाद शुजा ने 14 वर्षों तक बंगाल पर शासन किया। इसके बाद कुछ छोटे समय के लिए लगभग 1 वर्षों के लिए मुर्शिद कुली खां का अयोग्य बेटा सरफराज खां जो है बंगाल का नवाब घोषित किया गया था, लेकिन शीघ्र ही 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने उसका तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथों में ले लिया और 1756 ईस्वी तक बंगाल पर शासन करता रहा। याद रखना, अलीवर्दी खां एक योग्य शासक था, पर उसका पूरा शासनकाल मराठाओं से युद्ध करते हुए व्यतीत हुआ था। इसके अतिरिक्त ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना, मुर्शिद कुली खां, शाह शुजा और अलीवर्दी खां ये तीनों ही शासक बड़े समर्थ और सबल थे। इनके शासनकाल में बंगाल अत्यधिक समृद्ध होता गया था। इसके अतिरिक्त बंगाल में इस समृद्धि के कई अन्य कारण भी थे, जैसे कि एक ओर जहां शेष भारत सीमावर्ती युद्धों, मराठा आक्रमणों और जाट विद्रोहों से ग्रस्त था और उत्तरी भारत नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से विनष्ट हो चुका था, वहीं बंगाल में कुल मिलाकर शांति बनी रही। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि 1706 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक बंगाल ने अपने निर्यात के द्वारा लगभग 6.5 करोड़ रुपए की चांदी अर्जित की और लगभग 2.3 करोड़ रुपए की सौदा की थी। आगे यदि हम बात करें तो 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उत्तराधिकारी के लिए कोई पुत्र न होने के कारण उसके 3 पुत्रियों के परिवार से किसी एक को नवाब बनाना था। इसके लिए विवाद भी हुए, षड्यंत्र भी हुए और फाइनली छोटी बेटी का लड़का सिराजुद्दौला को बंगाल का अगला नवाब घोषित किया गया। इसके लिए यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना, बड़ी बेटी घसीटी बेगम, राजबल्लभ और एक अन्य बेटी के पुत्र सिकंद जंग की शत्रुता का सामना सिराजुद्दौला को करना पड़ रहा था। फाइनली 1756 में जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो फिर सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के विद्रोही नवाब का दमन करने के लिए पूर्णिया की ओर प्रस्थान किया, लेकिन जब उसे कलकत्ता में अंग्रेजों के अवज्ञाकारी और उदंड व्यवहार का पता चला तो वह राजमहल से ही वापस लौट आया और उसने कलकत्ता पर आक्रमण करके उसके ऊपर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने पूर्णिया के विरुद्ध प्रभावशाली ढंग से सैनिक अभियान किया और 1756 में मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित करके मार डाला। इस युद्ध की सफलता के बाद सिराजुद्दौला एक शक्तिशाली शासक के रूप में सामने आया था, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। अब हम बात करते हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के बीच में जो मतभेद हुए उसके विषय में। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य विवाद और विच्छेद का वास्तविक कारण अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अपनी स्थिति एवं प्रभाव की सुदृढ़ करने से संबंधित प्रयास थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जैसे कि आंतरिक संघर्ष के दौरान ही अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी।
न्यायदंड के भय से भाग रहे राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दिया। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा जारी दस्तक का वे दुरुपयोग कर ही रहे थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने क्षेत्र में बंगाल की संप्रभुता के विरुद्ध भारतीय वस्तुओं पर भारी महसूल भी वसूल रहे थे। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से इन सब के लिए विरोध जताया, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और उनकी सेनाओं ने, जो कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अपनी सफलता से उत्साहित थे, सिराजुद्दौला के आदेशों का अनदेखा कर दिया। अंत में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और पहले कासिम बाजार पर और फिर 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम किले के ऊपर अधिकार कर लिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने फुलटाल द्वीप पर जाकर के शरण लिया था। याद रखना, इसी फोर्ट विलियम किले की एक कोठरी में कई अंग्रेजों को कैदी बना करके बंद कर दिया गया था, जिसे कई अंग्रेज मारे गए। काल कोठरी से जिंदा निकले अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने मुक्त कर दिया और इतिहास में इसे काल कोठरी त्रासदी के नाम से जाना गया। इस काल कोठरी से जिंदा बचे लोगों में हॉलवेल भी शामिल था, जिन्होंने बाद में इस पूरी घटना का विवरण प्रस्तुत किया है। इस घटना को ब्लैक होल नाम 18वीं शताब्दी के ब्रिटिश लेखक और इतिहासकार जॉन जेफानिया हॉलवेल द्वारा दिया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि 146 लोगों की काल कोठरी में बंद कर दी गई थी, जिनमें से 123 की मौत हो गई थी। आगे यदि हम बात करें तो जब बंगाल से अंग्रेजों के निष्कासन की खबर मद्रास पहुंची तो वहां से एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कंपनी की सहायता हेतु बंगाल की ओर भेजा गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी में फिर से कलकत्ता के ऊपर अधिकार कर लिया और चंद्रनगर के ऊपर भी अधिकार कर लिया। जिसके बाद सिराजुद्दौला चूंकि अल्पवयस्क था, इन परिस्थितियों से अच्छी तरीके से निपट नहीं सका। फरवरी 1757 ईस्वी में अंग्रेजों से अलीनगर की शांति संधि कर लिया था। बाद में अंग्रेजों ने इस अलीनगर की संधि का अवहेलना भी किया, जैसे कि 12 जून को षड्यंत्र पूर्वक दरबारियों से मिलकर के क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध सेना भेजा। जिसके बाद सिराजुद्दौला को जब पता चला तो उसने भी अंग्रेजों का मार्ग रोकने के लिए सेना को एकत्रित किया, लेकिन उसके सेनापति मीर जाफर चूंकि अंग्रेजों से मिले हुए थे, जिसके कारण से 23 जून 1757 ईस्वी को जब प्लासी का युद्ध हुआ तो ये युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में रहा। और जब अंग्रेज प्लासी के युद्ध में विजयी हुए तो फिर अंग्रेजों ने इस विजय के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को घोषित कर दिया और यहाँ से फिर राजनीति की एक अगली पड़ाव की शुरुआत होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीर जाफर के विषय में। ये पद सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का उपहार था मीर जाफर के लिए, क्योंकि प्लासी की लड़ाई से पूर्व ही क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब का पद देने का वादा किया था। इसके अतिरिक्त याद रखना, मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा और सियार की संज्ञा भी दी गई है। नवाब का पद मिलने पर अपनी कृतज्ञता के रूप में मीर जाफर ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को दे दी गई। ब्रिटिश व्यापारियों एवं अधिकारियों को निजी व्यापार पर भी कर मुक्ति की छूट मिल गई। ये सारी बातें तो सार्वजनिक रूप से हुई थी। मीर जाफर को अपने अंग्रेज मित्रों के द्वारा किए गए समर्थन के लिए भारी रकम भी अदा करनी पड़ी थी, लेकिन मुर्शिदाबाद के सरकारी कोष में क्लाइव और उसके अन्य साथियों की मांग को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। आगे यदि हम बात करें तो मीर जाफर जैसे ही सत्तासीन हुआ, यानी जैसे ही सत्ता में आया, उसने तुरंत कई सारे गंभीर समस्याओं का सामना भी किया, जैसे कि मिदनापुर के राजा राम सिन्हा और पूर्णिया के अली खां जैसे जमींदारों ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। उसके अपने कुछ अधिकारियों, विशेष करके दुर्लभ राय की वफादारी पर भी संदेह हो रहा था और उसे विश्वास था कि दुर्लभ राय ने जमींदारों को उसके विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया था। लेकिन दुर्लभ राज चूंकि क्लाइव के शरण में था, इसलिए मीर जाफर उसे कुछ भी नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त मुगल बादशाह का पुत्र, जो कि बाद में शाह आलम के नाम से जाना गया, उन्होंने भी बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयत्न किया था। यद्यपि कुछ दिनों के बाद ही अंग्रेजों को यह संदेह होने लगा था कि मीर जाफर डच कंपनी के सहयोग से
बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव में कटौती करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या होता है, इसी समय एक बहुत बड़ी विपत्ति आ जाता है मीर जाफर के सामने। उसका पुत्र मीरान का इस समय मृत्यु हो जाता है। मीरान के मृत्यु के बाद मीर जाफर का पौत्र और मीर जाफर का दामाद आपस में नवाब के पद के लिए संघर्ष करना प्रारंभ करते हैं, जिसमें मीर कासिम चतुराई का सहारा लेता है और अंग्रेज अधिकारी वांसी टाट से सहायता का हाथ बढ़ाता है। फाइनली अंग्रेज अधिकारी वांसी टाट मीर कासिम को सपोर्ट करता है और अगला बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीर कासिम के विषय में। मीर कासिम अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था। अंग्रेजों की चाल को वो भली भांति समझता था, इसलिए जैसे वो सत्ता को प्राप्त किया, सत्ता प्राप्त करने के बाद उन्होंने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना के कौशल और क्षमता के बढ़ाने के लिए उसमें काफी ज्यादा सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। दूसरा, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में हस्तांतरित कर लिया था। इसके बाद उसने व्यापार में कंपनी के द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाना प्रारंभ किया। मीर कासिम ने शाही फरमान के व्यक्तिगत उपयोग के प्रति कड़ा आपत्ति जताया, जिसके बाद 1762 ईस्वी में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि वांसी टाट ने मीर कासिम से संधि किया। इसमें अंग्रेजों से ली जाने वाली चुंगी की राशि जो थी वो 9% रखी गई, पर कलकत्ता का जो काउंसिल था उन्होंने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। चूंकि अंग्रेज मुक्त व्यापार को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, जब मीर कासिम को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने भी एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए सभी भारतीय व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया। अंग्रेजों ने मीर कासिम के इस कदम को अपने लिए अपमानजनक माना और अपनी सैनिक क्षमता के बल पर 9 जुलाई 1763 को बर्दवान के निकट कहवा में, 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया में और 4 और 5 सितंबर 1763 को राजकमल के निकट उदिनला में मीर कासिम की सेना को पराजित किया। पराजित होने के बाद मीर कासिम मुंगेर की तरफ भागा और तदुपरांत पटना की ओर भागा, जिसके बाद मीर कासिम अंग्रेजों से बंगाल को हासिल करने के विचार से अवध गया और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक सैनिक गठजोड़ बनाया। इस सैनिक गठजोड़ ने 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में प्लासी के तर्ज पर नहीं, बिल्कुल तैयारी और अपनी अपनी क्षमताओं के साथ शामिल हुए, जहां पर मीर कासिम की संयुक्त सेना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के साथ जब युद्ध करती है तो फिर से पराजित हो जाती है। इस युद्ध में उत्तर भारत की प्रत्येक संभावनाओं को अंग्रेजों ने कुचल दिया और मुगल शक्ति की बची हुई जो भी साख थी उससे भी उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में क्लाइव जो है दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन करके भारत लौटता है और बक्सर युद्ध के समझौते का मसौदा तैयार करता है, जिसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद और कड़ा की संधि का निर्णय ली जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इलाहाबाद और कड़ा की संधि के विषय में। तो क्लाइव जब भारत आता है उसे पहले ही 1765 में क्या होता है कि मीर जाफर का मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण से नजीमुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर बिठा करके उसके साथ संधि कर लिया। बंगाल का नवाब नजीमुद्दौला की सेना का पूरी तरीके से समाप्ति कर दी जाती है और बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया जाता है, जिसकी नियुक्ति कंपनी के द्वारा की जानी थी। याद रखना, मोहम्मद रजा खां बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार था। इसके अतिरिक्त 2 अन्य संधियां भी हुई थी, एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। एक एक करके मुख्य प्रावधानों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि की गई थी उसके प्रावधानों के विषय में। तो शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया। नवाब के द्वारा दिए गए इलाहाबाद और कड़ा को मुगल शासक को सौंप दिए गए। बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इसके लिए कंपनी के द्वारा बादशाह को वार्षिक रूप से 26 लाख रुपये का भुगतान करना निर्धारित किया गया था। अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार और बंगाल के राजस्व यानी कि वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।
मुगल शासक बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में निजामत यानी कि प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपया देने पर सहमत हुआ। वहीं यदि हम बात करें अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ जो संधि की गई उसके मुख्य प्रावधानों के विषय में, तो नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई संधि के अंतर्गत अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा शाह आलम द्वितीय को देने का वचन दिया। कंपनी को 50 लाख रुपये युद्ध क्षतिपूर्ति देने पर सहमति प्रदान की गई। बलवंत सिंह बनारस का जमींदार को उसकी ई एस्टेट का पूर्ण अधिकार देने की बात की गई और जरूरत के समय कंपनी को सैनिक सहायता देने पर भी सहमति व्यक्त की गई। साथ ही बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया और इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी सीमाओं की रक्षा करने हेतु सैनिक मदद करने पर भी राजी हुई। अब हम बात करते हैं बंगाल में जो द्वैत शासन लागू किया गया था उसके विषय में। तो इलाहाबाद और कड़ा की संधि जो कि 1765 में हुई थी, उसी समय से द्वैत शासन को लागू किया गया और फाइनली 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा इसकी समाप्ति की गई थी। विस्तार से समझते हैं तो बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की, जिसमें दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने और निजामत यानी कि पुलिस और न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। द्वैत शासन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब के पास था, लेकिन राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। प्रशासन के ऋण जो कि वित्त यानी कि अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन जब 1765 ईस्वी में हुई इलाहाबाद की संधि तो उसके तहत अगस्त महीने में स्थापित द्वैत शासन व्यवस्था के अनुसार वित्त यानी कि अर्थ या फिर कहे तो कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिल गया था, जबकि प्रशासन नवाब के हाथों में बने रहने दिया गया। सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि नवाब और कंपनी दोनों की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता यहाँ पर स्थापित कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना, कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों का और डिप्टी सूबेदार को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया था। साथ ही कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य हासिल किए और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से हासिल किए थे। आगे यदि हम बात करें तो दीवानी का कार्य मालगुजारी के साथ साथ आंशिक स्तर पर न्याय करना भी था। रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में राजा सिताब राय नामक 2 भारतीय अधिकारियों को सौंपा था। प्रमुख दीवानी कार्यालय भी स्थापित किया गया था, एक मुर्शिदाबाद में और दूसरा पटना में। शासन प्रबंधन और फौजदारी के मामलों को सुलझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपया वार्षिक देने पर निश्चय व्यक्त किया था। अब चूंकि इस समय बंगाल का नवाब अल्पवयस्क था, इसके लिए मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार की संपूर्ण शक्ति सौंप दी गई और अब नवाब नाम मात्र का शासक रह गया था। इस तरह से अगर देखा जाए तो कंपनी ने प्रशासन पर भी अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब हम बात करते हैं बंगाल में लागू की गई द्वैत शासन की कमियों के विषय में या फिर दोष के विषय में। तो दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाने से कंपनी की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हो गया था। इस शासन प्रबंधन से कंपनी की आय में 30 लाख पाउंड की वृद्धि हो गई, किंतु इस व्यवस्था के लागू होने के कुछ दिनों बाद ही इसमें अनेक प्रकार की दोष समाहित होने लगे थे। व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो द्वैत शासन का प्रबंध पूर्ण रूप से असफल रहा और इसके कई बुरे परिणाम भी सामने आने लगे थे, जैसे कि प्रशासन का दायित्व उठाने में नवाब असमर्थ था, क्योंकि एक तो वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर था और दूसरा कंपनी का उस पर पूर्ण नियंत्रण भी था। वहीं ये बात भी है कि अंग्रेजी कंपनी के हाथों में शक्ति थी तो उसके पास प्रशासन का कोई दायित्व नहीं था। कंपनी ने अधिक से अधिक धन की उगाही को ही अपना लक्ष्य निर्धारित किया। प्रशासन ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस बात की ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं था। प्रशासन के प्रति नवाब और कंपनी की इस उपेक्षा का शिकार जनता को होना पड़ा। नवाब की शक्ति सीमित होने के कारण कंपनी के अधिकारी नवाब की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे थे। राजस्व वसूली के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त जमींदारों ने कृषकों का अमानवीय शोषण करना प्रारंभ कर दिया। इससे जनसाधारण की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई और व्यापार की स्थिति भी बद से बदतर हो गई थी। कंपनी के अधिकारियों के द्वारा किए गए अत्याचारों का नकारात्मक प्रभाव बंगाल के उद्योग धंधों पर भी पड़ने लगा था
वहां का कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद हो गया था और शिल्पियों ने या तो अन्य व्यवसाय को अपना लिए या फिर बेरोजगारी का जीवन जीने के लिए बाध्य हो गए थे। फाइनली 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा इस द्वैत शासन की प्रक्रिया को बंद कर दी जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं द्वैत शासन के अंत के विषय में। रॉबर्ट क्लाइव एक कुशल सेनापति के साथ साथ अच्छा प्रशासक और सफल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने द्वैत शासन की स्थापना कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी शक्ति को सुदृढ़ आधार प्रदान किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रबंधन की स्थापना को इसलिए महत्व दिया था क्योंकि उस समय बंगाल जैसे विशाल प्रांत का संपूर्ण प्रशासन प्रबंधन अपने हाथों में लेने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकारी नहीं थे। क्लाइव के द्वारा स्थापित द्वैत शासन को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया और समाप्ति का आधार वारेन हेस्टिंग ने इस व्यवस्था के दोषों के निराकरण को बताया था। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब दीवान जो थे, जिसका नाम था मोहम्मद राजा खां और राजा सिताब राय, उसको उसके पद से हटा दिया और शासन का पूर्ण दायित्व अपने हाथों में ले लिया था। वारेन हेस्टिंग ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्डों को समाप्त कर दिया और कलकत्ता में एक राजस्व परिषद का स्थापना किया। देसी समाहर्ताओं यानी कि कलेक्टरी के स्थान पर अंग्रेजी समाहर्ताओं की नियुक्ति की गई। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल के नवाब को शासन कार्य से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया और उसके लिए उसे 16 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम फैक्ट्री गोलकुंडा राज्य में स्थापित हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्वी भारत में प्रथम फैक्ट्री 1633 में उड़ीसा के बालासोर में स्थापित हुई थी। फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, जहां बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी का निर्माण किया गया। 1687 में पश्चिमी प्रेसिडेंसी की सीट सूरत से बॉम्बे ट्रांसफर किया गया। इसके अतिरिक्त याद रखना, अंग्रेजों के द्वारा पूर्वी तट पर जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी उसके नाम, जैसे कि बंगाल में हरिहरपुर, बालासोर उड़ीसा में है, इसकी स्थापना 1633 में की गई थी। इसके अतिरिक्त पटना, हुगली और कासिम बाजार। आगे यदि हम बात करें तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, जिसके तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसका पद को एक अगले स्तर पर लाया गया और उस पद का नाम दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। तथा भारत की तत्कालीन जो सभी प्रेसिडेंसी थी उसका शासन का भार भी इसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और इस तरह बंगाल जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राजनीतिक केंद्र बन गया था और यहीं से ये कंपनी ने अपना साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया का शुरुआत किया था। तो दोस्तों इसके बाद की जो क्लास है उसे हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।